आदतें ही इंसान को अच्छा और बुरा बनाती हैं। आदतें ही इंसान को छोटा और महान बनाती हैं। आदतें ही इंसान को सफलता की ओर ले जाती हैं और आदतें ही इंसान को कुछ बड़ा करने से रोकती हैं। अब्दुल कलाम साहब का एक फेमस कोट है, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतों को बदल सकते हैं। यकीन मानिए आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। दोस्तों, ये वीडियो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत शानदार होने वाली है। आज मैं इस वीडियो में 5 ऐसी बैड हैबिट्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो आईएएस बनने के सफर में बाधा उत्पन्न करती हैं और एक एस्पिरेंट को सिलेक्ट होने से रोकती हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, बैड हैबिट नंबर 1, दोस्तों से बेवजह एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पर चर्चा करना। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये बैड हैबिट कैसे हुई। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पर चर्चा करना तो अच्छी बात है। मैं कहता हूँ कि ये एक अच्छी आदत नहीं है, यह एक बैड हैबिट है। हाँ, ये बात जरूर कहूँगा कि तुम्हें एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए, लेकिन एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में अपने दोस्तों और सीनियर्स से बार बार बेवजह चर्चा नहीं करनी चाहिए। बार बार चर्चा करने से आप कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूजन की वजह से आपका ध्यान पढ़ाई से हटने लगता है और आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। जब आप एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, प्रीवियस ईयर के पेपर्स के तरीकों पर बार बार चर्चा करते हो तो सीनियर्स की अलग अलग बातें, दोस्तों के अलग अलग रवैये आपके अंदर एग्जाम को लेकर डर पैदा करते हैं। डर इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्तों से प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उन्हीं दोस्तों में से एक बोला कि इस बार प्रीलिम्स में इकोनॉमी का सेक्शन ज़्यादा आने वाला है, जबकि उसको खुद नहीं पता कि सच्चाई क्या है। 1-2 दिन के बाद आपने फिर से कहीं सुन लिया कि इस बार इकोनॉमी का वेटेज ज़्यादा रहेगा। दोस्तों, अगर आपने इस बात को 8-10 दिन में 3-4 बार सुन लिया तो आपको भी यही लगने लगेगा कि शायद इस बार इकोनॉमी का वेटेज ज़्यादा रहेगा, मुझे इकोनॉमी के सेक्शन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगले ही दिन से मार्केट से आप इकोनॉमी के एक्स्ट्रा नोट और बुक्स खरीद कर जरूर लाएंगे और ज़रूरत से ज़्यादा समय आप इकोनॉमी के सेक्शन को देने लगेंगे। ये बात सही है कि पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, कहीं ना कहीं काम तो आ ही जाती है। इकोनॉमी पढ़ोगे तो बुरा नहीं है, मेंस में भी काम आ सकती है, लेकिन मेंस में तो तब काम आएगी जब आपका प्रीलिम्स निकलेगा। अगर इसी कन्फ्यूजन और इकोनॉमी के चक्कर में आपके और सब्जेक्ट छूट गए तो उनकी तैयारी कमज़ोर रहेगी और आप प्रीलिम्स फेल भी कर सकते हैं। तो इकोनॉमी का क्या करोगे, क्योंकि यूपीएससी ने जो कुछ भी सिलेबस में अपने डाल रखा है तो उसको हल्के में मत लेना। हर एक सेगमेंट का अपना अलग अलग वेटेज है, अपना अलग अलग महत्व है। आपको तैयारी हर तरफ से करनी होगी, हर एंगल से तैयारी करनी होगी, हर उस पहलू पर अपने आप को तैयार करना है जो यूपीएससी पूछती है। दोस्तों, ये कोई 1-2 बार की चीज़ नहीं है। अगर आप तैयारी के दौरान इसी तरह से डिस्कशन करते रहेंगे और इसी तरह से आप दोस्तों और सीनियर्स की बातों से कन्फ्यूज होते रहेंगे और सब्जेक्ट बदलते रहेंगे तो इससे आपकी तैयारी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सब्जेक्ट बदलते बदलते कब प्रीलिम्स एग्जाम आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, जब भी आप दोस्तों और सीनियर्स से बात करोगे तो और भी चर्चाएं होगी कि एग्जाम कठिन है, मुश्किल है, सिलेबस बड़ा है, मात्र कुछ ही लोग इसमें सफल हो पाते हैं। अगर इस तरह से आप बार बार सुनते रहोगे तो आपके दिमाग में भी एक नेगेटिविटी पैदा हो जाएगी जो आपको डिमोटिवेट करेगी। दोस्तों, आपको इस तरह से चर्चा बिल्कुल भी नहीं करनी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, बस इतना काफ़ी है। दोस्तों, आपके पास भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से एग्जाम पैटर्न बदलता रहता है। दोस्तों, आपकी खुद की स्ट्रेटजी ही सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी होती है। किसी टॉपर की स्ट्रेटजी को कभी फॉलो मत करना, क्योंकि आप अपनी क्षमताओं को जानते हो। इसलिए आप अपनी खुद की रणनीति बनाइए और टाइम टेबल को फॉलो करते रहिए। दोस्तों, आपको किसी से फालतू सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको दूसरों के हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से पढ़ना है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने टारगेट्स पूरे करने हैं। रही बात यूपीएससी की, तो किसी को भी नहीं पता कि क्या पूछने वाली है। दोस्तों, अगर आपने ये बैड हैबिट छोड़ दी तो यकीन मानिए आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से आगे बढ़ेगी। आप कंफ्यूज नहीं होंगे और जब कंफ्यूज नहीं होंगे तो डीमोटिवेट भी नहीं होंगे, और जब डीमोटिवेट नहीं होंगे तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे और सफलता के नज़दीक पहुँचेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी बैड हैबिट नंबर 1। अब देखते हैं बैड हैबिट नंबर 2। तो दोस्तों, एक यूपीएससी एस्पिरेंट की दूसरी बैड हैबिट है रिवीजन न करना। जी हाँ दोस्तों, रिवीजन न करना। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये सुनी सुनाई बात है, रिवीजन न करना, एग्जाम पैटर्न पर चर्चा मत करना। जी हाँ दोस्तों, सुनी सुनाई बातें बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन पूरी वीडियो को देखने के बाद आपके पास जो क्रक्स निकल के आएगा तब आप उसको समझ पाएंगे कि ये सुनी सुनाई बातें तो थी, लेकिन बहुत कुछ जानना इनमें बाकी रह गया था जो मैंने इस वीडियो से सीखा। दोस्तों, बात करते हैं बैड हैबिट 2 के बारे में, जो कि है रिवीजन न करने की आदत। दोस्तों, रिवीजन न करना एक यूपीएससी एस्पिरेंट की बहुत बड़ी बैड हैबिट है।
जो हमें यूपीएससी एग्जाम में सफल होने से रोकती है। दोस्तों हमारे साथ होता क्या है, जब हम कोचिंग कर रहे होते हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तब हम नए चैप्टर पर अधिक ध्यान देते हैं और पीछे पढ़ चुके कंटेंट को रिवाइज नहीं करते हैं। हमें पुराना कंटेंट रिवाइज करने में आलस लगता है। हम यह सोचते हैं कि अभी कल ही तो पढ़ा था, अभी सब याद है, अभी रिवीजन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन असल में जो हमने पढ़ा था वो हमें सारा का सारा याद नहीं रहता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ हमें फैक्ट भी रटने होते हैं। टॉपिक पढ़ने के 1-2 दिन तक जब हम रिवीजन नहीं करते हैं तो वह कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स हमारे माइंड से मिस होने लगते हैं, क्योंकि अब हमारे दिमाग में नए टॉपिक से संबंधित कंटेंट भी पहुंच रहा है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग भी पुराने टॉपिक्स को उतना तवज्जो नहीं देता, क्योंकि हर कोई हर नई चीज़ को बड़े प्यार से सहेज कर रखता है। और अगर आपने उस नई चीज़ को अगले ही दिन रिवाइज कर लिया तो ये प्यार और भी बढ़ जाता है और दिमाग को भी लगता है कि इस चीज़ पर बार बार जोर दिया जा रहा है, शायद ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। और फिर हमारा दिमाग उस चीज़ को एक ऐसे फोल्डर में डाल देता है जो कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर रखा होता है, ताकि उसे जल्दी और आसानी से सर्च किया जा सके, जिससे वह उस इन्फॉर्मेशन को तेज़ी से एक्सेस कर सके और एक्सेस करके एक्सप्रेस कर सके। इसीलिए दोस्तों आप जितनी ज़्यादा बार रिवीजन करते हैं, दिमाग उस चीज़ को उसी इंटेंसिटी के साथ आपको देने के लिए तैयार रहता है। दोस्तों इसलिए यूपीएससी टॉपर्स और टीचर्स हमेशा आपसे यह कहते हुए दिखेंगे कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, आपको डेली रिवीजन करना चाहिए। जितना आपने दिन भर पढ़ा है वह सब शाम तक तैयार होना चाहिए, इसके बाद भी अगले दिन रिवाइज करना चाहिए। दोस्तों टॉपर्स और टीचर्स जानते हैं कि रिवीजन यूपीएससी के एग्जाम में कितना ज़रूरी है। दोस्तों अगर आप समय पर रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको फिर एक साथ कई चैप्टर्स रिवाइज करने होंगे और एक साथ कई सब्जेक्ट्स का भी रिवीजन करना होगा, जिससे आप पर बर्डन बढ़ जाएगा, फिर आप में आलस आएगा और नकारात्मकता पैदा होगी। और एक बार जिस काम को लेकर नेगेटिविटी आ गई तो बहुत कोशिशों के बाद भी उस काम को करने का मन नहीं करता है, और ऐसे ही आप इस रिवीजन न करने के नेगेटिव चक्कर में फंसते चले जाएंगे, क्योंकि आपकी पढ़ाई जारी है, आप हर रोज कुछ नया पढ़ रहे हैं जिसका भी रिवीजन आपको करना है। इस तरह से आप ट्रैप हो जाते हैं और पूरी तैयारी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाती है। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर इस बात को आप अभी नहीं समझे तो फेल होने के बाद ज़रूर समझ जाएंगे। अगर आप रिवीजन करते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आज से ही डेली रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। हर दिन के पढ़ाए हुए कंटेंट को एक हफ्ते में 3 बार रिवाइज ज़रूर करना है, फिर 15 दिनों के बाद 15 दिनों का संपूर्ण रिवीजन, और फिर 1 महीने के बाद 1 महीने का संपूर्ण रिवीजन जरूर करें। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत लाभ होगा। दोस्तों ये थी हमारी बैड हैबिट नंबर 2, जो कि रिवीजन न करने को लेकर थी। आइए दोस्तों देखते हैं अब बैड हैबिट नंबर 3। दोस्तों यूपीएससी एस्पिरेंट में एक और बुरी आदत देखने को मिलती है, और वो है आंसर राइटिंग को टालना। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस को टालते रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी तो तैयारी शुरू की है, अभी बहुत वक्त है, बाद में आंसर राइटिंग शुरू करूंगा, अभी प्रीलिम्स पर ध्यान देते हैं, और इसी चक्कर में स्टूडेंट आंसर राइटिंग को टालते हैं और उसे तवज्जो नहीं देते हैं। दोस्तों मेरे ख्याल से ये गलत है। अगर आप भी ये गलती करते हैं तो इसे आज ही बदल डालिए। दोस्तों आइए जानते हैं कि असल में होता क्या है। मान लीजिए आप किसी कोचिंग के फाउंडेशन बैच में पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको प्री और मेंस दोनों साथ साथ पढ़ाया जा रहा है। आपने एडमिशन लिया और पढ़ाई शुरू कर दी। अब आपको एग्जाम के बारे में पता है कि पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू, और यही पैटर्न आपके दिमाग में बैठा हुआ है, जिससे आपका 70% फोकस प्री पर होगा, क्योंकि आपके दिमाग में यही पैटर्न बना हुआ है कि पहले प्री होगा फिर मेंस होगा। हाँ ये सच है कि पहले प्रीलिम्स होगा, लेकिन क्या प्रीलिम्स पास कर लेने भर से आप आईएएस बन जाएंगे? नहीं। यूपीएससी के एग्जाम में सबसे बड़ा फैक्टर है मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम एक भीड़ छाटने का एग्जाम है। लेकिन दोस्तों आप इस बात को इग्नोर कर देते हैं और आंसर राइटिंग को टालते रहते हैं। अगर आपका प्रीलिम्स निकल भी जाता है तो भी आप 3 महीने में मेंस की तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि सभी बोलते हैं आंसर राइटिंग एक कला है। आंसर राइटिंग इज एन आर्ट, दिस इज आर्टिकुलेशन, और कला के विकास में समय लगता है। रातों रात कोई कलाकार नहीं बन जाता है। चाहे सिंगर को देख लीजिए, चाहे चित्रकार को देख लीजिए, चाहे एक्टर को देख लीजिए, इन सभी की कला के विकास होने में समय लगता है। और यूपीएससी में आंसर राइटिंग भी एक कला है, निश्चित तौर पे ये समय लेती है। अगर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो ये कला आपके अंदर जरूर डेवलप हो जाएगी। दोस्तों आपने शायद जादूगर सुहानी साहब नाम तो सुना ही होगा। आपने उनकी मैजिक ट्रिक्स भी देखे होंगे। आपने यह भी देखा होगा कि वह लोगों के मन में चल रही चीज़ों को, नामों को पता कर लेती हैं। वो खुद कहती है कि मेरे पास कोई दैवीय शक्ति नहीं है,
मैं सिर्फ ट्रिक्स के जरिए ऐसा कर पाती हूँ, जो एक लंबे प्रैक्टिस के बाद डेवलप हुई है। दोस्तों वो ये भी कहती है कि मैं इसे बचपन से कर रही हूँ, इसीलिए अब इतना परफेक्शन अचीव कर पाई हूँ। तो दोस्तों आपको भी यह बात समझनी है कि आंसर राइटिंग एक कला है और कला का विकास निरंतर अभ्यास से होता है। इसका दुनिया में कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। जब आप एक के बाद एक कई आंसर्स लिखेंगे, टॉपर्स की कॉपी को देखते रहेंगे, तो ये कला आपके अंदर भी डेवलप होगी, क्योंकि कला समय और धैर्य दोनों मांगती है। दोस्तों जब भी आप कोई नया चैप्टर पढ़ते हैं तो आप पढ़ने के बाद उसके प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर लेते हैं, लेकिन वहीं मेंस के क्वेश्चन को टाल जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि वह चैप्टर बाद में आप पर बोझ बढ़ा देता है। दोस्तों जिस तरह से आप प्री के लिए MCQs को सॉल्व करते हो, उसी तरह से आपको मेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर खत्म होने के बाद एनालाइज करें कि किस तरह से चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से आगे क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरह से प्रीवियस ईयर में बने हैं। दोस्तों मैं मेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। दोस्तों फिर आप इनकी फॉर्मेटिंग करें और आंसर राइटिंग करें। मान लीजिए आपने ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो आपकी सही अप्रोच ये होनी चाहिए कि सबसे पहले इस चैप्टर से बनने वाले MCQs को सॉल्व करें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें। फिर मेंस के क्वेश्चन को तैयार करें और यह एनालिसिस करें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से अभी तक किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और मॉडल प्रश्न क्या हो सकते हैं। दोस्तों अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आप सभी क्वेश्चन को समझ जाएंगे, क्योंकि सिर्फ भाषा बदलकर उसी प्रश्न को पूछ लिया जाता है। मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ। दोस्तों ऐसा भी नहीं कि हर चैप्टर प्री और मेंस दोनों के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है। कोई चैप्टर प्री के लिए इम्पोर्टेंट है तो कोई मेंस के लिए। तो प्री के चैप्टर्स के लिए MCQ सॉल्व करिए, और अगर प्री मेंस दोनों है तो MCQ सॉल्व तो करने ही हैं और मेंस की आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। जैसे भूगोल की ही बात करें तो आपने प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखे होंगे, सौरमंडल से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मेंस में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं बनते। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जिन जिन चैप्टर से मेंस के क्वेश्चन बन रहे हैं उन मेंस के क्वेश्चन को प्री के क्वेश्चन के साथ में ही आपको उसी टाइम प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आप प्री के क्वेश्चन को लगाकर छोड़ देंगे और मेंस को टाल जाएंगे तो ये आप पर आगे के लिए बोझ बन जाएगा। फिर आपको इसे मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ फिर आपको पढ़ने होंगे। जब आप पुराने वर्षों के मेंस के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको यह भी समझ में आएगा कि प्रश्नों को किस तरह से पूछा जाता है, एक से अधिक चैप्टर्स को आपस में कैसे लिंक करके पूछा जाता है, एक से अधिक सब्जेक्ट को आपस में कैसे जोड़कर प्रश्न बनाए जाते हैं। जब बार बार आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे तब आपको ये बातें समझ में आएंगी। दोस्तों अगर आप इस तरह की अप्रोच को अपनाते हैं और चैप्टर वाइज डेली आंसर राइटिंग पर ध्यान देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होने वाला है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको सोचने की आवश्यकता है, और आप ये जान लीजिए कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके अंदर भी एक बुरी आदत है जो आपकी UPSC के एग्जाम में बाधा बनकर सामने खड़ी होगी। तो दोस्तों आप डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, लगातार चैप्टर वाइज पेपर वाइज टॉपर्स की कॉपी खोजकर पढ़ते रहिए। आपकी तैयारी बहुत शानदार होगी, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे लोगों से आगे निकल जाएंगे जो आंसर राइटिंग को टालते रहते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी बैड हैबिट नंबर 3। अब देखते हैं बैड हैबिट नंबर 4। दोस्तों एक UPSC एस्पिरेंट की बैड हैबिट नंबर 4 है हर अटेम्प्ट को देना और अन्य एग्जाम भी देना। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे, हर अटेम्प्ट को देना और अन्य एग्जाम भी साथ में देते रहना। दोस्तों आपको लगता होगा कि एग्जाम देना बैड हैबिट कैसे हुई। एग्जाम देना तो अच्छी बात है, हाँ एग्जाम देना अच्छी बात है, लेकिन अधिक एग्जाम देना बुरी बात है। दोस्तों इस बैड हैबिट को हम दो तरह से समझेंगे। पहला दोस्तों यह है कि हम UPSC के साथ कई अन्य एग्जाम भी देते हैं, और दूसरा यह है कि संपूर्ण तैयारी के पहले ही हम UPSC के अटेम्प्ट देने शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं UPSC के साथ अन्य एग्जाम देने के बारे में। दोस्तों अगर आप UPSC की तैयारी के साथ कई और एग्जाम देते हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अगर दोस्तों आपका सपना UPSC क्रैक करना है, IAS बनना है, तो आपको UPSC की तैयारी के साथ कोई भी एग्जाम नहीं देनी है। दोस्तों यह एक बैड हैबिट है और इससे बचने के लिए आपको दृढ़ संकल्प लेना होगा, तभी आप इस बुरी आदत से बच पाएंगे। अक्सर परिवार और दोस्तों में से कुछ कम जानकार लोग आपसे अति उत्साह में आकर यह कह देते हैं कि आप खूब तैयारी करो, किसी न किसी एग्जाम में तो हो ही जाएगा। दोस्तों अगर आपने उन लोगों की बात मान ली तो समझ लेना आप फंस गए। अगर आपको भी यही लगता है कि कई एग्जाम देंगे, किसी न किसी एग्जाम में तो हो ही जाएगा, तो आप गलत फहमी में हैं। आपका सिलेक्शन किसी भी एग्जाम में नहीं होगा, क्योंकि हर एग्जाम का नेचर और पैटर्न अलग अलग होते हैं।
मेरी बातें आपको शायद कड़वी लग सकती हैं, लेकिन ये सच्चाई है। अगर आपने इस सच्चाई को आज स्वीकार नहीं किया तो यकीन मानिए जब यूपीएससी के सारे अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे तब आप बैठकर यही सोचेंगे कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने कई और एग्ज़ाम भी दिए। दोस्तों, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो कहते हैं कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन साथ में उन्हें कई एग्ज़ाम देते भी देखा है। दोस्तों, ऐसे लोग रेलवे, पुलिस, लेखपाल, पटवारी, एसएससी, स्टेट पीसीएस कोई भी एग्ज़ाम जाने नहीं देते। ऐसे लोग साल में कम से कम 7-8 एग्ज़ाम देते ही हैं। अगर मान लीजिए हर एग्ज़ाम के पहले एक महीना पूरा फोकस करके पढ़ाई करोगे तो फिर यूपीएससी के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा, क्योंकि 6-7 महीने तो इन्हीं एग्ज़ाम के फोकस करने में लग जाएंगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम की डेट से 1 महीने पहले आप सिर्फ उसी एग्ज़ाम के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर आप 5-6 एग्ज़ाम भी अगर एक साल में देते हैं तब भी आपके 5-6 महीने तो इसी में चले गए और एक महीने के पढ़ने में आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आप भटक रहे हैं इधर से उधर। कभी इस एग्ज़ाम में उछल पड़ते हैं, कभी उस एग्ज़ाम में। इस तरह से आप एक जगह पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। ऐसे में आप ना घर के रहेंगे ना घाट के। और जब यूपीएससी का आखिरी अटेम्प्ट बचा होगा तब समझ में आएगा कि मुझे सिर्फ एक ही एग्ज़ाम पर फोकस करना चाहिए था। तब तक समय निकल चुका होगा और ना तो आप फिर वनडे एग्ज़ाम निकालने की स्थिति में होंगे और ना यूपीएससी निकालने की स्थिति में। अब बात करते हैं अपने दूसरे पहलू पर, यूपीएससी का अटेम्प्ट देने वाले पहलू पर। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको आईएएस बनना है तो सबसे पहले बिना कोई एग्ज़ाम दिए यूपीएससी का संपूर्ण सिलेबस अच्छी तरह से ख़त्म कीजिए और कम से कम 1000 क्वेश्चंस मेंस के इनकी आंसर राइटिंग आप कर लीजिए। दोस्तों, आपको यूपीएससी की तैयारी में कम से कम 2.5 साल पूरी ईमानदारी, संयम, निरंतरता और धैर्य के साथ देने ही होंगे। इससे कम समय में यूपीएससी निकालना संभव नहीं है, क्योंकि इसका सिलेबस ही 1.5-2 साल में पूरा होता है। फर्जी हवाबाजी में मत रहिए कि 3 महीने में यूपीएससी निकल जाएगा। मैंने वहाँ पर उस वीडियो में देखा था कि उसने बताया कि मैंने 3 महीने में यूपीएससी निकाल दिया। किसी टॉपर ने कहा कि मैंने 5 महीने में यूपीएससी निकाल दिया। अरे 5 महीने 3 महीने में यूपीएससी नहीं निकलता। आजकल तो वनडे एग्ज़ाम भी नहीं निकलते इतने समय में, और आप तो यूपीएससी की बात कर रहे हो। अच्छे से एक सब्जेक्ट ख़त्म नहीं होता 3 महीने में, वो पूरे एग्ज़ाम को निकालने की बात कर रहे हैं आप 5 महीने में। कैसे संभव हो जाएगा? हवाबाजी में यूपीएससी नहीं निकलती, पढ़ना पड़ता है, पूरे सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस में क्वेश्चन को इंटरलिंक करके, सब्जेक्ट वाइज इंटरलिंक करके पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि 1 साल की तैयारी में मैं यूपीएससी निकाल लूँगा तो मेरे दोस्त आप गलतफहमी में हैं। 1 साल में यूपीएससी नहीं निकाली जा सकती। दोस्तों, बहुत से लोगों को यूपीएससी की तैयारी शुरू करें 1 महीना हुआ होता है और वह अटेम्प्ट दे देते हैं। अरे 6 महीने में प्रीलिम्स की तैयारी ठीक से नहीं होती और आप आईएएस बनने चले। चलो मान भी लिया कि आपने 6 महीने की तैयारी में प्रीलिम्स निकाल भी लिया। चलो मान भी लिया अगर आपने कुछ महीनों की तैयारी में प्रीलिम्स निकाल भी लिया, क्या 3 महीने की पढ़ाई में यूपीएससी का मैथ्स निकाला जा सकता है? नो, दिस इज इम्पॉसिबल। जी हाँ दोस्तों, यह असंभव है। ज़्यादा हवाबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ये यूपीएससी का एग्ज़ाम है, आपका बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है। और अगर आपने 6 महीने तैयारी करके प्रीलिम्स दे दिया और फेल हो गए तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और आपका एक अटेम्प्ट बर्बाद हो जाएगा और इसके बाद आप 1 महीने तक डिप्रेशन में रहेंगे। फिर लग जाएंगे अगले साल के अटेम्प्ट के लिए और मेंस की तैयारी पर ध्यान नहीं देंगे। कुछ सब्जेक्ट मेंस के पढ़ लेंगे, फिर प्री के 3 महीने पहले से प्री पर फोकस कर देंगे और फिर प्री दिया, फिर प्री फेल हो गया। अगर पास भी हो जाते तो क्या फिर से मेंस की तैयारी इतने समय में कर पाते? नहीं। और इसी तरह से आप आधी अधूरी तैयारी करते रहेंगे और कब आप अपने आखिरी अटेम्प्ट में पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब परिवार का प्रेशर होगा, आखिरी अटेम्प्ट का प्रेशर होगा, पूरी तैयारी नहीं है इसका प्रेशर होगा, और फिर इसी प्रेशर और डर के बीच आपने आखिरी अटेम्प्ट दिया, आपका प्री भी निकल गया, मेंस लिखा, मेंस भी निकल गया, फिर इंटरव्यू भी दिया और फाइनल सिलेक्शन में आप 10 मार्क्स से रह जाते हैं और यूपीएससी के सभी अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं। फिर आप सिर पकड़ के रोएंगे और कहेंगे कि मात्र सिर्फ 10 मार्क्स से सिलेक्शन रुका है, अगर 1 महीना और होता तो मैं पक्का आज सिलेक्ट हो गया होता। अब 1 महीने की कीमत समझ में आ रही है और ऐसे ही 6 साल बर्बाद कर दिए, उसका क्या? दोस्तों, अगर आप इस दर्द से बचना चाहते हैं तो प्लीज़ कम से कम 2 साल तैयारी करने से पहले कोई भी एग्ज़ाम मत देना और यूपीएससी का अटेम्प्ट भी मत देना। चाहे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के पहले से तैयारी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन के बाद, आपको समय चाहिए, धैर्य बनाना होगा, इसीलिए आप पूरी तैयारी से पहले एग्ज़ाम मत दीजिए। दोस्तों, अगर आपने भी यही गलती की तो इसके जिम्मेदार आप खुद माने जाएंगे, क्योंकि इस बैड हैबिट के बारे में
आप इस वीडियो में देख चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां अनजाने में करते हैं क्योंकि उन्हें इस ब्लेंडर के बारे में कोई बताने वाला नहीं होता है। लेकिन अब आप जान चुके हैं तो इस पर संयम से काम लीजिए। अगर अभी तक आपने भी ऐसी गलती की है तो आज से ही आप कसम खा लीजिए कि मुझे अब कोई एग्ज़ाम नहीं देना जब तक पूरी तैयारी ना हो जाए। तो दोस्तों ये थी हमारी बैड हैबिट नंबर 4। अब देखते हैं बैड हैबिट नंबर 5 और इस वीडियो की आखिरी बैड हैबिट। दोस्तों हमारी बैड हैबिट नंबर 5 है टेस्ट ना देना। दोस्तों एक यूपीएससी एस्पिरेंट की सबसे बुरी आदत यह है कि वह टेस्ट नहीं देते हैं, जो क्लास टेस्ट होते हैं उनको नहीं देते। अगर आप किसी कोचिंग से तैयारी कर रहे हैं तो जब भी आपकी कोचिंग में टेस्ट हो, वीकली या फिर 15 दिन में हो या फिर 1 महीने में हो, आपको टेस्ट में अपीयर ज़रूर होना है। दोस्तों ये मत सोचना कि हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं। दोस्तों नंबर कितने भी आ रहे हो आने दो, आप हर टेस्ट को दो और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उन पर मेहनत करके उन्हें तैयार करो। अगर आप रेगुलर टेस्ट देते हैं तो आपके मार्क्स बढ़ने लगेंगे, साथ ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपकी तैयारी सही दिशा में निरंतर गति करती रहेगी। दोस्तों अगर आप घर से ही ऑनलाइन तैयारी करते हो तब भी आप लगातार ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पास के मार्केट में जाकर मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। ये मत सोचना कि एग्जाम के 1 महीने पहले मॉक टेस्ट देंगे, वो जब करना है तब कर लेना, लेकिन अभी जो चैप्टर वाइज टेस्ट होता है उसको दीजिए आप, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर मेंस के लिए डेली कम से कम 1 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। अगर डेली नहीं कर पा रहे हो तो हफ्ते में कम से कम 4 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग जरूर करिए। दोस्तों यूपीएससी के एग्जाम में सबसे ज़रूरी है लगातार प्रैक्टिस करना। अगर आप तैयारी के शुरू से ही क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम से पहले आप पर बहुत बोझ बढ़ जाएगा और फिर एग्ज़ाम के समय आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, जिससे आप परेशान रहेंगे। तो दोस्तों इस बुरी आदत को आपको छोड़ना है। दोस्तों ये थी हमारी 5 बैड हैबिट्स जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट को आईएएस बनने से रोकती हैं। दोस्तों कौन कौन सी बैड हैबिट्स थी, आइए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। क्विक रिवीजन। पहली है दोस्तों बेवजह एग्जाम पैटर्न और एग्जाम के नेचर पर चर्चा करना। दूसरी दोस्तों रिवीजन न करना। तीसरी आंसर राइटिंग को टालना है और चौथी है कि हर एग्जाम को देना। और नंबर 5 पर है रेगुलर टेस्ट ना देना। दोस्तों ये थी 5 बैड हैबिट्स। दोस्तों ये यूपीएससी एग्जाम की 5 कोर बैड हैबिट्स हैं, इनको इग्नोर मत करना। अधिकांश एस्पिरेंट इन आदतों की वजह से आईएएस बनने से रुक जाते हैं और अगर आपको यकीन नहीं होता तो किसी भी टॉपर्स या फिर टीचर्स से पूछ लीजिए। अगर आपने इन 5 बैड हैबिट्स को इग्नोर कर दिया तो यकीन मानिए यूपीएससी आपको इग्नोर कर देगी। इन आदतों को हल्के में मत लेना। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बुरी आदतें नहीं हैं, ये तो स्ट्रेटजिकल फेलियर है, तो आप गलत हो। ये 100% बुरी आदतें हैं। अगर स्ट्रेटजिक फेलियर होते तो आप इन्हें आसानी से बदल भी सकते थे, लेकिन ये आदतें हैं और आप इन्हें आसानी से बदल नहीं सकते। दोस्तों मैंने वीडियो के शुरू में अब्दुल कलाम साहब का एक कोट आपको सुनाया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते तो अपनी आदतों को बदल दीजिए, यकीनन आपका भविष्य आपकी आदतें बदल देगी। दोस्तों अगर आज आपने ये बातें नहीं मानी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जब आपके सारे अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे और आप आईएएस बनने से रह जाएंगे, तो जब भी आप अपनी असफलता और सफलता का मूल्यांकन करेंगे तो सबसे पहले आपको यही 5 बैड हैबिट्स याद आएंगी। भगवान ना करे कि वह समय आपको देखना पड़े, इसलिए आज से ही इन आदतों को सुधारने के लिए लग जाइए। अब कमेंट में ये मत लिखना कि क्या आपके भी सभी अटेम्प्ट खत्म हो गए। दोस्तों ये बाहरी बैड हैबिट्स नहीं हैं, यूपीएससी के एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इंटरनल कोर बैड हैबिट्स हैं जो आपको एक आईएएस बनने से रोकती हैं। मैं उस तरह की बैड हैबिट्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि सिगरेट पीना बैड हैबिट है, गलत लोगों के साथ रहना बैड हैबिट्स है, रील देखना बैड हैबिट्स है। मैं इन पर बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं यूपीएससी की जो कोर बैड हैबिट्स हैं उन पर बात कर रहा हूँ। इस वीडियो को आपको दोस्तों गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। भविष्य के सभी आईएएस आईपीएस को हमारा जय हिंद, जंग जारी रहेगी।